हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आगे पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। तो आज हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे। जो मगध में मौर्य वंश का उदय हुआ था उसके बारे में देखेंगे, मौर्य वंश। तो चलिए देखते हैं मौर्य वंश क्या क्या देखेंगे। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, मौर्य वंश का उद्भव कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसा रहा। तो और जो वहाँ के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, उनके बारे में देखेंगे और उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार को देखेंगे। तो चलिए मौर्य साम्राज्य को शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य जानने से पहले देख लेते हैं मगध पर राज करने वाले राजवंशों का क्रम क्या रहा, क्योंकि इसका क्रम भी पूछ देता है एग्जाम में। तो सर्वप्रथम मगध में हर्यक वंश का शासक रहा, फिर शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया। क्योंकि हम लोग ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ चुके हैं, आज मौर्य वंश को पढ़ेंगे। इसके बाद शुंग वंश और कर्ण वंश और फिर उसके बाद सातवाहन वंश। ये जो 7 वंश थे वो मगध पर राज किए थे बारी बारी से। तो हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को जान लिया है। आज हम मौर्य वंश को देखेंगे और मौर्य वंश से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जो मुख्य राजा थे उनको देखेंगे। तो चलिए मौर्य वंश को शुरू करते हैं। तो मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश का जो समय रहा वो माना जाता है कि 322 बीसी से 185 बीसी के आसपास माना जाता है मौर्य वंश का काल। तो इसके साहित्यिक स्रोत क्या हैं और पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, तो उनको जान लेते हैं। जो साहित्यिक स्रोत हैं तो वो अर्थशास्त्र है, जो जिसकी रचना किसने की है, चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। और इंडिका जो मगस्थनीज की रचित ये पुस्तक है इंडिका, यहाँ से भी मौर्य वंश की स्थापना की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षा जो विशाख दत्त द्वारा रचित है, वहाँ से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के द्वारा भी मौर्य वंश की स्थापना का जिक्र मिलता है। पुरातात्विक स्रोत में देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत में मौर्य वंश का जो एक शासक अशोक था, तो उनके अभिलेख जो 14 अभिलेख हैं उनमें से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है और रुद्र दमन के अभिलेख से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये हमारे हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो मौर्य वंश से इनके द्वारा ही साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों से ही मौर्य वंश की जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसी क्रम में मौर्य वंश के उद्भव को देख लेते हैं कि उसका उद्भव कैसे हुआ। तो मौर्य वंश का उद्भव जो माना जाता है, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो घनानंद जो क्रूर शासक था, नंद वंश का सबसे क्रूर शासक माना जाता है, तो उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का उद्भव किया। चाणक्य जो थे तो वो नंद वंश के जो घनानंद थे राजा, उनके दरबार में रहते थे। तो होता क्या है, एक बार विवाद होता है दोनों के बीच में और घनानंद जो था तो वो चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित करके बाहर कर देता है। तो चाणक्य जो थे तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से घनानंद को मरवा कर वहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को हराया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उनके राजाओं को देख लेते हैं, जो मौर्य वंश पर राज कर रहे थे राजाओं को, तो उनको बारी से देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम आते हैं इसके विस्तार के बारे में कि मौर्य साम्राज्य जो था तो उसका विस्तार कहाँ रहा, तो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की और इसे विस्तृत साम्राज्य बनाया, क्योंकि मगध जो साम्राज्य था तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य बन चुका था। तो मौर्य के शासनकाल में मौर्य वंश में इसका विस्तार और देखने को मिलता है। तो मौर्य वंश जब था तो मगध का देख लेते हैं कि इसका साम्राज्य कितना बड़ा रहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को उत्तर में कश्मीर और पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में अरब सागर तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। लगभग काफ़ी बड़ा क्षेत्र माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य जो था तो काफ़ी लंबे स्थिति में बसा हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि
जो उत्तर में था तो कश्मीर से लगा हुआ था, और पूर्व में बंगाल में, और दक्षिण में कन्याकुमारी, और पश्चिम में अरब सागर तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र माना जाता है मौर्य साम्राज्य का। तो इसका विस्तार हो गया, काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से ये आपको ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ फैला हुआ था। अब आगे देख लेते हैं, इसी क्रम में राजवंशों को देख लेते हैं, कौन कौन से राजा मौर्य वंश में आए। तो सर्वप्रथम जो आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल रहा मौर्य वंश में, तो वो 322 ईस्वी से, मतलब BC से 298 BC माना जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कब से कब तक माना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है 322 BC से 298 BC तक माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जानकारी देख लेते हैं। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथ जो थे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की रचना है, और पुराण में इन्हें शूद्र कहा जाता है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे तो उनके जाति को लेकर काफ़ी विस्मरण था, जो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछ जाते हैं, पूछ देगा कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना क्षत्रिय कहा गया है, और वहीं मुद्रा राक्षस और पुराण में इन्हें शूद्र कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यूनानी इतिहासकारों ने भी इन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे यूनानी इतिहासकारों द्वारा जस्टिस स्ट्रेबो द्वारा इन्हें सेंड्रोकोटस कहा गया है, और एपियन और प्लूटार्क द्वारा इन्हें एंड्रोकोटस कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस का नाम चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, ये किसी को जानकारी नहीं थी। बाद में 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने ही इसकी जानकारी दी कि सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स जो नाम है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी, तो आपको ध्यान में रखना है सर विलियम जोन्स ने इसको पहचाना कि सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि बेसिकली होता क्या है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और कुछ क्षेत्र जीत लेता है, तो वहाँ पर जो जीते हुए क्षेत्र को सेल्यूकस निकेटर के नेतृत्व में छोड़ जाता है। तो 305 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर शासन कर रहे थे, तो 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध के दौरान पराजित कर देते हैं और उनसे निम्न प्रकार की संधि कर लेते हैं। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई किससे होती है, सेल्यूकस निकेटर से, और युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है, और इस हार से चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे निम्न संधि की। तो क्या संधि की उसके बारे में देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, गांधार, हेरात और मकरान को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट कर दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी पुत्री हेलेना से शादी कर ली, और सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज जो राजदूत था उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। तो ये 4 संधि उसने की थी, जिसको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत कौन कौन से थे, काबुल, गांधार, हेरात और मकरान, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। कौन, सेल्यूकस निकेटर। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बदले क्या दिया, उनको 500 हाथी भेंट कर दिए सेल्यूकस निकेटर को, और चंद्रगुप्त ने उसकी पुत्री हेलेना, उनकी पुत्री का नाम हेलेना था, और हेलेना से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली। सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक राजदूत मेगस्थनीज रहता था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया गया सेल्यूकस निकेटर द्वारा। तो ये आपको संधि जो है तो याद में रखना है, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और जानकारी जो जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है वहाँ से देख लेते हैं। तो जस्टिन और प्लूटार्क जो थे उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख सेना का समूह था। मतलब उनके पास 6 लाख सेना था, मतलब बहुत भारी संख्या में उनके पास सेना का समूह था, जिससे वो संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर लेते थे और वो जहाँ भी आक्रमण करते थे वहाँ पे उनके विजयी हो जाती थी। तो 6 लाख सेना ही थी, जो काफ़ी बड़ी मात्रा मानी जाती है। और इसके पश्चात उन्होंने 298 BC में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो वर्तमान में है, तो वो संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। तो संलेखना विधि द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पूछ देगा कि किस विधि के कारण उनकी मृत्यु हुई, तो संलेखना विधि द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। और एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है एक बात, एक बिंदु, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन अनुयायी थे, मतलब जैन धर्म को मानते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त किस धर्म से थे, तो जैन धर्म को मानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 298 BC में उनको श्रवणबेलगोला जो वर्तमान में कर्नाटक में है, तो संलेखना विधि द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार 298 BC में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद जो अगला राजा बनता है, शासक बनता है, तो वो कौन है, बिंदुसार। तो चलिए बिंदुसार को देख लेते हैं। बिंदुसार जो है तो उसका शासनकाल कितना था, तो शासन का 298 BC से लेकर 273 BC में बिंदुसार का शासनकाल रहा। 298 BC से 273 BC। बिंदुसार को अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे अमित्रघात जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, और सिंहसेन। इस जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अमित्रघात और सिंहसेन। तो अमित्रघात का मतलब क्या होता है, शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला अमित्रघात। और सिंहसेन कहाँ मिलता है, तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा जाता है। क्योंकि बिंदुसार जो था तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे जो सेल्यूकस निकेटर था वो अपना राजदूत जो मगस्थनीस था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, उसी प्रकार एंटियोकस ने अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है कि बिंदुसार जो है तो सीरिया के राजा से, क्योंकि बिंदुसार जो था तो सीरिया के राजा से इसकी काफ़ी अच्छी बनती थी, मतलब अच्छी खासी इनकी संधि थी, मतलब व्यवहार अच्छा था। तो उन्होंने सीरिया के राजा से मीठी शराब, अंजीर और यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। जो बिंदुसार था तो सीरिया के राजा से मीठी शराब, अंजीर और यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मांगा था। तो ध्यान में रखना, मीठी शराब, अंजीर और यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। लेकिन होता क्या है कि जो सीरिया के राजा थे उन्होंने मीठी शराब और अंजीर तो दे दिया था, लेकिन यूनानी दार्शनिक को नहीं दिया था, क्योंकि उनका मानना था सीरिया के राजा का कि जो यूनानी दार्शनिक है उसका क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। यूनानी कानून के अनुसार उसका क्रय विक्रय करना गलत होता है। तो उनके कानून में यह नहीं था, तो इसलिए उन्होंने यूनानी दार्शनिक को नहीं दिया। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि सीरिया नरेश ने मीठी शराब और अंजीर तो भेज दिया, लेकिन यूनानी दार्शनिक नहीं भेजा, क्योंकि उनका कहना था कि यूनान में यूनानी दार्शनिक को नहीं दिया जाता है। तो ये मानना था कि यूनानी दार्शनिक नहीं दिया जाता है, इसलिए उन्होंने मीठी शराब और अंजीर दे दिया, लेकिन यूनानी दार्शनिक नहीं भेजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि यूनानी दार्शनिक नहीं भेजी थी, उस मांग को ठुकरा दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। बिंदुसार जब शासक था मौर्य वंश का, उस समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया और उसे दबाने के लिए उसके बड़े पुत्र सुसीम को भेजा गया, लेकिन विद्रोह को नहीं दबा सके। लेकिन बिंदुसार ने सुसीम जो उसका पुत्र था वो इस विद्रोह को नहीं दबा सका। फिर बिंदुसार ने अपने पुत्र
अशोक के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, अशोक का नाम। उन्होंने अशोक को भेजा और विद्रोह दब गया। विद्रोह ने अच्छा खासा क्रूर प्रहार किया और वो जो विद्रोह हुआ था वो दब गया। इसी कारण अशोक को बिंदुसार के बाद अशोक को राजा भी बनाया गया। तो बिंदुसार की मृत्यु जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद अशोक को मगध का सिंहासन पर बैठा दिया जाता है, क्योंकि अशोक जो थे तो वीरता पूर्वक जो था तो किसी कार्य को अंजाम देते थे। तो वही एक उदाहरण के रूप में वही जो विद्रोह उठा था तो उसी को दबाने में सफल हो गए थे, क्योंकि सुसीम जो उनका बड़ा बेटा था बिंदुसार का तो वह नहीं दबा सका था और अशोक वही विद्रोह दबाने में कामयाब हो गए थे। इसीलिए अशोक को मगध के सिंहासन पर बैठाने में उनकी वीरता का महत्वपूर्ण साथ रहा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद अगले शासन जो बनते हैं तो वो अशोक बनते हैं। तो अशोक को हम अगले वीडियो में देखेंगे, अशोक के बारे में जानेंगे, उनका शासनकाल कैसा रहा, उनके अभिलेख क्या क्या रहे, उनसे संबंधित सारी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।